हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का, पूरे समाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, डायडेक्टिक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीए नेट में एक तरह से ये नेट वालों का फेवरेट यूनिट है जहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक या दो क्वेश्चंस स्टेप ऑफ रिसर्च से जरूर रहता है। तो ये स्टेप ऑफ रिसर्च है क्या और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा, आपको बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि रिसर्च क्या होता है। री का मतलब क्या होता है? अगेन। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो जब आप किसी चीज को अगेन एंड अगेन सर्च करते हो, उसके ट्रुथ जो भी उसमें जो सत्य छिपी होती है, उसमें जो हिडन ट्रुथ है, उसको जब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो और करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च। नए फैक्ट्स, नई इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्लोर करते हो, रिवील करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च का भी एक एथिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से रिसर्च कर दो। रिसर्च का एक एथिक्स है, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। तो आपका जो एफर्ट है वो सिस्टमैटिक कहलाता है और आप बिल्कुल एक टाइम पीरियड में अपने रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हो और उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। तो रिसर्च के ऑलमोस्ट 8 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एनटीए के अकॉर्डिंग, यूजीसी के अकॉर्डिंग। उसको आपको फॉलो करना भी चाहिए और आपको करना होगा, तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट और इफेक्टिव होगा। उसमें पहला है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आप जब भी रिसर्च करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं, तो आप अपने शोध करने से पहले जो शोध से संबंधित समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें, उसको आप पहचानें, है ना, उसको एक्सप्लोर करें। जैसे मान लीजिए कि आपको कृषि कानून है, अभी बहुत विरोध हो रहा था उसका, ठीक है, तो कृषि कानून से संबंधित जो है रिसर्च करना है, तो आप अपने से उसके प्रॉब्लम्स में जाइए। क्योंकि देखिए, रिसर्च तो उसी पे होगा ना जहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं तो सॉल्यूशन आप दोगे। जहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं तो वहाँ क्या सॉल्यूशन दोगे, वहाँ क्या रिसर्च करोगे? तो मान लीजिए कि कृषि कानून है, फार्म बिल है, उस पर आपको पीएचडी करना है, उस पर रिसर्च करना है, तो उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को ढूंढिए। किसानों को क्या समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक मोर्चे पे हमें कितना प्रभावित करेगा, सामाजिक मोर्चे पे कितना प्रभावित करेगा कृषि बिल। तो रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं कि आप इसको जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो ताकि आगे चल के आप उसको रिजॉल्व करो, उसके रेमेडीज, उसके क्योर आप सोसाइटी को दे सको। पहला हो गया। दूसरा होता है कि टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, गांधी जी पे कर रहे हो, नेहरू जी पे कर रहे हो, अंबेडकर जी पे कर रहे हो, कृषि कानून पे ही कर रहे हो, अर्थव्यवस्था पे कर रहे हो, तो उससे संबंधित जो भी साहित्य है उसको आपको व्यापक स्तर पे पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ना होगा। इट मीन्स कि आप बहुत ही व्यापक और बहुत ही माइन्यूटली लिटरेचर रिव्यू करें अपने टॉपिक से रिलेटेड। आपका जो भी टॉपिक है, देखिए सभी का टॉपिक अलग अलग होता है, ऐसा तो है नहीं कि सभी का टॉपिक सेम है। आप किसी अलग टॉपिक पे करोगे, मैं अलग पे करूंगा, कोई और अलग पे करेगा। तो आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित आप लिटरेचर रिव्यू करें और बहुत ही व्यापक स्तर पे करें, कॉम्प्रिहेंसिव जो है लेवल पे करें, ताकि आपको यह समझ में आए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है और आप अपने टाइम को बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको और एक रिजल्ट पे कम समय में, एक समय सीमा में पहुंच सको। ठीक है। तीसरा है टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि परिकल्पना का निर्धारित करना और शोध के उद्देश्य को, शोध के प्रश्न को ये जो है निर्धारित करना। इट मीन्स कि मान लीजिए कि आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपका टॉपिक है, मान लीजिए कि समाज में व्याप्त बुराइयां, ठीक है, सोसाइटी में जो भी एविल्स हैं, या कृषि कानून के मान लीजिए कि आप डिमेरिट पे जो है फ्लॉज पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उस रिसर्च को करने से पहले आपको एक हाइपोथेसिस बनाना होगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि मेरा रिजल्ट तो ये होगा या ये हो सकता है, तत्कालीन स्तर पे, है ना, इंस्टेंटली आप मान सकते हो कि जो मेरा जो रिसर्च है उसका एक आंसर ये होगा, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। आपने पहले ही कल्पना कर लिया कि मैं जो शोध कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसका ये जो है रिजल्ट होगा, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। उसके बाद होता है कि रिसर्च क्वेश्चंस आप बना लें और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लें। क्योंकि देखिए, आप भी कृषि कानून पे मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं,
मैं भी कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर का हूँ, आप पॉल साइंस के हैं, कोई हिंदी के हैं, कोई संस्कृत के हैं, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। तो सभी का देखने का नजरिया अलग होगा। अगर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं कृषि कानून पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से करूंगा। कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करेगा। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो वो साइंस के पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को देखेगा। तो सबका दृष्टिकोण अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, ठीक है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को आप डिसाइड करें कि आप जो शोध कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य परक है या नहीं, ठीक है। चौथा होता है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आप एक डिजाइनिंग कर लें। मान लीजिए कि एक शोध का एक समय सीमा होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 15 साल 20 साल जीवन भर करेंगे, उसका एक समय सीमा है। एग्जाम्पल के तौर पे पीएचडी 3 साल में आज के दौर में हो जाता है, कर लेते हैं लोग समय से। तो उस 3 साल में अगर आपको कोई अपना रिसर्च को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको एक डिजाइन बनाना होगा शुरुआती दौर में ही, ताकि आप भटके ना, डाइग्रेस ना हो, डेविएट ना हो, और आप एक समय सीमा में एक अच्छा रिजल्ट दे पाएं, ठीक है, अपने रिसर्च को कंप्लीट कर पाएं। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लें, अपनी रणनीति बना लें, प्लान बना लें, जिसको हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन, कि जी मैं इतने समय में ये काम करूंगा, इतने समय में ये करूंगा, और इतने समय में जो है अपना थीसिस लिखूंगा और सबमिट कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, है ना। एक प्रारूप तैयार आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के दौर में या कभी भी आप कोई भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए डेटा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा, फैक्ट्स ही नहीं होंगे, तो आप फिर कैसे रिसर्च करोगे, कैसे लिखोगे, कुछ थीसिस कैसे तैयार करोगे, डिसर्टेशन कैसे तैयार करोगे। तो आपका जब रिसर्च का क्वेश्चन आपने बना लिया, आपने उसके उद्देश्य को जो है एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, चिन्हित कर लिया, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन मस्टर करें, है ना, फैक्ट्स को गैदर करें डिफरेंट सोर्सेज से, है ना, चाहे वो इंटरव्यू करें, क्वेश्चनेयर बनाएं, है ना, मैगजीन्स को पढ़ें, इंटरनेट का हेल्प लें, और भी अदर सोर्सेज से आप लें, लेकिन डेटा का कलेक्शन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनालाइज डेटा। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपको रिसर्च करना है बी आर अम्बेडकर जी पे, और अम्बेडकर जी से संबंधित आपने 1000 डेटा कलेक्ट कर लिया। तो 1000 डेटा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में प्रेजेंट कर पाओ। आपको एक लिमिटेड और बहुत ही ज़्यादा जो प्रभावशाली तथ्य हैं उसको ही आपको देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी एक सीमा होती है कि आप इतने पेजेस में ही जो है अपने चीज़ों को लिखो। ऐसा नहीं है कि आप अनंत पेज में लिखोगे। तो डेटा एनालाइज का मतलब होता है कि आपने जो भी डेटा को कलेक्ट किया उसको फिल्ट्रेशन करना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, उसको आप जो है फाइंड आउट करें और उसको फिर अपने काम के लिए जो है यूज करें। क्योंकि डेटा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप किसी टॉपिक को जो है टाइप करोगे, उससे संबंधित 1 लाख चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, मैगजीन्स में मिल जाएंगी, लेकिन आपके काम का क्या है, उसके लिए आपको डेटा को एनालाइज करना होगा। तो आप जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है 7th स्टेप, जनरलाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग। अब मान लीजिए कि आपके पास डेटा भी आ गया, आपने उसको एनालाइज भी कर लिया, है ना, अब आप बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, जनरलाइज करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, सामान्यीकरण करना है। इट मीन्स कि आपके पास जब पूरे डेटाज आ गए, तो अब आप उसको क्या करोगे, एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करोगे कि ये जो डेटा है इसका ये मतलब है, इसको मैंने यहां से लिया, इसका ये तात्पर्य है, इसको ये रेफर करता है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एक्सपाउंड करोगे, एलुसिडेट करोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इट मीन्स कि शोध प्रतिवेदन को तैयार करना। जब आपका बिल्कुल पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करोगे। इट मीन्स आप एक आउटलाइनिंग तैयार करोगे, एक समरी तैयार करोगे, ठीक है। उस समरी में क्या होगा कि आपने जो भी अपने पूरे रिसर्च में साल 2 साल या 3 साल जितने भी साल तक आपने रिसर्च करा है, अपने समय को दिया है, उस समय में एक क्या क्या आपने किया, उसके मुख्य मुख्य चीज़ों को आप अपने रिपोर्ट को तैयार करोगे और आप अपने सुपरवाइजर को सबमिट करते हो, या जो भी आपके हेड हैं उनको आप सबमिट करोगे। तो इसको कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि रिसर्च के होते हैं और आपको बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर इसको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नेट में हमेशा क्वेश्चन आता है। कई बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाती है। मैंने 8 स्टेप्स बताए, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। इसको क्रोनोलॉजी को आपको मेंटेन करना है। नेट में कई बार इसी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आपको बताऊं मैं कि 2 तरह के डेटा होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है डेटा कलेक्शन करना।
तो डेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद से जाकर जो है कलेक्ट करते हो, वहां पे आप कोई किसी तरह का इमिटेशन नहीं करते। अगर मान लीजिए कि आपको कृषि बिल पे कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो आप इंटरनेट और टेलीविजन का मदद नहीं लेते। आप डायरेक्ट दिल्ली में जहाँ पे आंदोलन हो रहा है उस जगह पे जाकर वहाँ के किसानों से मिलकर बात करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, है ना। और मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट पे देखा कि कृषि कानून से संबंधित किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, कितने लोग वहां पे बैठे हैं, सरकार बात कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गया सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इंटरनेट पे किसी ने तो डाला होगा ना, उसी को मैं पढ़ रहा हूं और उसको मैं अपने रिसर्च में लिख रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, वहां जा करके पता लगा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा। जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो तो आप अपने लेवल पे करते हो, वहाँ पे क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, नंबर 1। दूसरा, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, आपको वहाँ जाना होगा, रुकना होगा, रहना भी होगा, है ना। अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी बात करने के लिए बड़े बड़े लीडर से, रिपोर्टर्स से, या मान लीजिए कि और तमाम तरह के लोगों से। तीसरा ये है कि वहाँ पे वर्क फोर्स ज़्यादा लगता है। मान लीजिए कि आप अगर किसी पर्पज से गए हैं किसी जगह पे रिसर्च करने, हो सकता है कि वहाँ पे आपको उससे संबंधित कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, 2-3 लोगों को, तो एक्सपेंसिव है ना। मैन फोर्स इसमें जो है रिक्वायर्ड होता है। जबकि सेकेंडरी डाटा की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि टाइम बहुत कम लगता है। आपने तुरंत इंटरनेट पे लिखा फार्म बिल, 1000 चीज़ें आ गई। आपने लिखा उसके फ्लॉज क्या हैं, गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया, 1000 चीज़ें आ गई। उससे क्या किया, आपने इंपॉर्टेंट डेटा लिया और उसको लिख दिया। तो यहाँ समय बहुत कम लगता है, पैसे ना के बराबर लगते हैं, मैन जो है फोर्स वो ना के बराबर लगता है, लेकिन ये सटीक नहीं माना जाता, ये अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। क्योंकि आप जिस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं उसकी कितनी वैलिडिटी है, वो कितना वैध है, ये भी तो मायने रखता है ना। हो सकता है आपने किसी ऐसे वेबसाइट से कुछ चीज़ों को कॉपी कर ली जिसका कोई वैलिडिटी ही नहीं है, जो ऐसे ही र्यूमर फैला रहा है, फैब्रिकेटेड वे में चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो आप जब सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हो तो वो उतना प्रासंगिक कभी भी नहीं माना जा सकता, वो कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता प्राइमरी डेटा के कंपेयर में। प्राइमरी डेटा में पैसे खर्च होते हैं, लोग लगते हैं, आपका समय लगता है, एनर्जी लगती है, लेकिन वो जो डेटा आता है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है, सूटेबल होता है, और उस पर हम बिल्कुल रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, और हम सभी उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा पे हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी वेबसाइट को, किसी हैंडल को फॉलो कर रहे हो, वो कितना अपने आप में वैलिड है, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो 2 तरह की डेटा हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया। अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा दिन में मैं 2 बनाऊं, ताकि आप लोगों को जो भी कोरोना की वजह से जो भी टाइम मिला है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।